नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट 1 देखा था। पार्ट वन में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है, कौन कौन से ऐसे केस हुए हैं जो जिससे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है प्रभावित हुआ है, और बाकी अन्य तथ्यों पर भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी का लगभग 20 लेक्चर्स जो है ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब के बारे में डिस्कशन जो है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट 2 देखेंगे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में क्या डिसीजन दिया था। गोलकनाथ केस आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया। तो ये सब केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हर केस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब केसेज में क्या क्या डिसीजन जो है वो दिए थे। तो ये पहला क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में क्या डिसीजन दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में ये बताया था कि वही फंडामेंटल राइट्स को आप जो है अमेंड नहीं कर सकते हैं और उसको जो है एब्रीज भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको कम भी नहीं किया जा सकता है, ये बताया था गोलकनाथ केस में। हालांकि इस डिसीजन को रिवर्ट किया गया था बाद में, ये सब हम लोग आगे चल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन गोलकनाथ केस में पर्टिकुलरली ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है और उसमें जो है कटौती भी नहीं की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है कि सबसे पहले कौन कौन सा डिसीजन जो है वो आया था। तो सबसे पहले आया था कौन सा, पहला क्वेश्चन कहता है एडिशन ऑफ 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 9th शेड्यूल जो है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू आया था और किस ईयर में आया था, तो 1951 में आया था। यानी कि सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुआ था 9th शेड्यूल का एडिशन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर प्रिंसेस, यानी फॉर्मर प्रिंसेस को जो अलग से पेंशन मिल रहा था या फिर उनके राज्य थे उनको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू खत्म किया गया था। तो इसे अमेंडमेंट के थ्रू ही खत्म किया गया था और ये आता है हमारा दूसरा नंबर पर। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से ईयर में इसे जो है अमेंडमेंट को लाया गया था, लेकिन ये 1951 के बाद दूसरा अमेंडमेंट जो है ये हुआ था एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर प्रिंसेस। उसके बाद हुआ था जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बना दिया गया था, किससे, फंडामेंटल राइट्स से हटा के थ्रू 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट से हटा के। तो ये आ जाएगा, चौथा आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और उसके बाद आया था 11th शेड्यूल जो है यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसके बाद ऐड किया गया था 1993 में। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आया था 9th शेड्यूल, दूसरा में प्राइवेट पर्स को खत्म किया गया, फिर फंडामेंटल जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, उसके बाद इंसर्शन ऑफ 11th शेड्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कौन सा जो प्रोविजन है वो जो है वो अमेंड किया जा सकता है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, बिल्कुल आपको हम लोगों ने इसके बारे में कई बार डिस्कशन कर लिया है कि जो नया स्टेट जो क्रिएट किया जाता है उसको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही किया जाता है। दूसरा कहता है कि क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ अपर हाउसेज इन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात हो रही है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कशन कर लिया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट या उसको डिसॉल्व किया जाता है, उसको एबोलिशन किया जाता है। और तीसरा कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाउंड्रीज में कोई अगर छेड़छाड़ करना होगा, बाउंड्रीज को बढ़ाना या घटाना हुआ, उसको भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ द प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज साउट टू बी मॉडिफाइड, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को अगर मॉडिफाई करना हुआ तो कौन कौन सा कंडीशन जो है वो मेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो पहला देखिए, अगर आप हमारे वीडियो सीरीज को अगर अभी तक कवर कर लिया होगा तो आप लोगों को लगभग क्वेश्चन के बारे में कुछ न कुछ तो अंदाज हो ही गया होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है।
अगर आपने पूरा वीडियो अगर नहीं देखा है मेरा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन जो है वो नया लग रहा होगा, लेकिन अगर पहले अगर वाला पूरा लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा अभी तक लग गया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तब जाके आपको जो है पॉलिटी के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो पहला ऑप्शन कहता है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि इसको जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी छेड़छाड़ करना हुआ अगर, तो उसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, ना कि सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। दूसरा कहता है रिफरेंडम। तो रिफरेंडम जो है डायरेक्ट, जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ पर रिफरेंडम होता है। तो हमारे इंडिया में जो है डायरेक्ट इलेक्शन जो है होता ही नहीं है, तो रिफरेंडम का प्रावधान जो है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि 2/3 मेजोरिटी से बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट पास होना चाहिए ना, यानी कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। और चौथा कहता है कि हाफ नंबर ऑफ स्टेट्स जो है लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, उनके द्वारा उसका रेटिफिकेशन भी चाहिए। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ किसी पर अगर लग जाता है तो फाइनल अथॉरिटी कौन होता है उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना, यानी कि अगर किसी एमपी पर अगर एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लगा दिया गया तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगा ये डिसाइड करने वाला कि इनको जो है अब इस पोस्ट से हटा देना चाहिए, वो होता है स्पीकर ऑफ द हाउस। ये हम लोगों ने यूनियन एग्जीक्यूटिव जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने ये इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेंडमेंट दिया हुआ है यहाँ पर और उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पहला है कि 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा ये ऐड हुआ था? फंडामेंटल राइट्स। आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा 2। उसके बाद कहता है 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको जो है अबॉलिश किया गया था, तो बी का हो जाएगा 4। 61st अमेंडमेंट के थ्रू जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था कि वोटिंग राइट्स को जो है वो 21 से 18 जो है वो किया गया था, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 3। एंड 73rd अमेंडमेंट आपको पता है पंचायती राज सिस्टम, हम लोग जब लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है पंचायती राज सिस्टम को लाया गया था, यानी कि हो जाएगा सी का 1, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 3 और सी का 1 जो है ये डी का 1 ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द नेम ऑफ द स्टेट इज चेंज्ड और न्यू स्टेट इज क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट बाय। देखो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नया स्टेट अगर क्रिएट करना हुआ या उसका स्टेट को में के बाउंड्री में और कोई चेंज करना हुआ तो अमेंडमेंट जो है कैसे पास करना होता है, अभी हम लोगों ने पीछे अभी जस्ट पढ़ा है अभी कि उसको जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है पास करना होता है अंडर आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108 सिंपल मेजोरिटी के थ्रू उसको पास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेंडमेंट ऑफ द बिल रिलेटिंग टू द मैनर एंड मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए अभी पीछे हम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसी के बारे में ये कह रहा है कि जो अमेंडमेंट जो होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसमें क्या होना चाहिए उसके अमेंडमेंट में। तो उसके अमेंडमेंट में होना चाहिए कि ऑन अप्रूवल ऑफ द बिल बाय द कैबिनेट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में बी डिस्पेंस्ड विथ, यानी कि अगर उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी अगर चेंज करने की जरूरत हुई तो उसमें प्रेसिडेंट के सहमति की जरूरत नहीं है। अगर वो बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो जाता है और हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो उसे रेटिफिकेशन कर देते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत नहीं होती है, यानी कि उसको जो है कैबिनेट के द्वारा उसके बाद पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। 73rd अमेंडमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब यह बात हो रही है 74th अमेंडमेंट के बारे में। 74th अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर द इंसर्शन ऑफ न्यू शेड्यूल, बिल्कुल करेक्ट है। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था और 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट रीस्ट्रक्चर्स द वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, बिल्कुल सही है। इस म्यूनिसिपैलिटी के वर्किंग को जो है वो कन्वर्ट किया था, म्यूनिसिपैलिटी कमेटी की स्थापना की थी, म्यूनिसिपल काउंसिल की स्थापना की गई थी इसके थ्रू। और तो इस ऑप्शन 3 कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन द म्यूनिसिपैलिटीज। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू भी वीमेन और जो शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको जो है रिजर्वेशन दिया गया था और 74th अमेंडमेंट के थ्रू जो है इनको वीमेन और शेड्यूल्ड कास्ट को म्यूनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहाँ से लिया गया है। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। जो हमारा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर जो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ये कहाँ से लिया गया है हमारे, ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से। यहाँ ऑप्शन में ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली को जो है एनसीटी कब मतलब किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था। कल हम लोगों ने पढ़ा था 69th अमेंडमेंट के थ्रू जो है दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मर्जर विल नॉट इनवाइट एक्शन अगेन अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट इफ डैश मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड टू ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि एक पार्टी है जिसके पास अगर 60 मेंबर्स है और 60 मेंबर से कितने मेंबर अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उसे एंटी डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, तो उसको है वो होता है 2/3। यानी कि अगर 60 के अगर 40 मेंबर्स जो है 40 मेंबर्स अगर दूसरे पार्टी में अगर जाके मिल जाते हैं तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उसे नहीं लाया जा सकता है। यानी कि आपको 2/3 मेजोरिटी से अगर किसी पार्टी को चेंज करते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर एन ऑथोरिटेटिव वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था 58th अमेंडमेंट, कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सी स्टेटमेंट जो है राजगोपालाचारी के बारे में आपको पता है कि जो है ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि सी राजगोपालाचारी जो थे वो इंडिया के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू अप्राइज द पब्लिक ऑन एनी इशू। कौन सा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है किसी पब्लिक को किसी विषय के बारे में बताने के लिए, वो होता है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट पब्लिश करती है किसी पब्लिक को किसी इशू के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एक्सप्रेशन क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यूज हुआ था उसका क्या मतलब है। क्रीमी लेयर का मतलब, तो क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि दोज सेक्शंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सोसाइटी दैट आर डेवलप्ड। यानी कि जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था तो उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था क्रीमी लेयर का, और क्रीमी लेयर का जो है क्रीमी लेयर में 8 लाख से ऊपर अगर जिसकी अगर इनकम है, जिसकी अगर एनुअल इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है तो वो लोग क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। यानी कि वे लोग जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड अब नहीं है, इसलिए उनको जो है क्रीमी लेयर में लाया जाएगा। ये था ओबीसी रिजर्वेशन के बाद जो है ये क्राइटेरिया ऐड किया गया था क्रीमी लेयर का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सट्रेडिशन का क्या मतलब होता है। बार बार हम लोग न्यूज़पेपर में ये वर्ड सुनते हैं एक्सट्रेडिशन। तो एक्सट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी आदमी ने अगर किसी कंट्री में, जैसे कोई आदमी अगर इंडिया में क्राइम करके और अगर यूएस में चला गया तो यूएस से उसे वापस जो इंडिया में लाने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एक्सट्रेडिशन। यानी कि इंडिया जो है रिक्वेस्ट कर सकता है यूएस से कि इस पर्सन ने हमारे देश में क्राइम किया है और इस व्यक्ति को जो है हमें सौंप दिया जाए, क्योंकि इस पर जो है ट्रायल करना अभी बचा हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रेडिशन। यानी कि डिलीवरिंग अ फॉरेन नेशनल फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज इज कॉल्ड एक्सट्रेडिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सर्वेंट्स जो है इनमें से कौन सा जो है वो नहीं बन सकते। सिविल सर्वेंट्स जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, वाइस चांसलर ही बन सकते हैं, हेड ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन सकते हैं, लेकिन वो एमपी नहीं बन सकते। एमपी बनने के लिए उनको जो है सिविल सर्वेंट के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि जब वो रिजाइन कर देंगे उसके बाद ही वो एमपी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन है इंडिया में, वो है बंगाली। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन है, वो है बंगाली। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया में लिटरेसी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला कहता है ए पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट डिफाइंड लिटरेट। ये स्टेटमेंट जो है हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है चिल्ड्रंस बिलो 5 years ऑफ एज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इवन इफ दे आर एबल टू रीड एंड राइट। ये 7 years एज के जो 7 years एंड अबव के एज के जो लोग होते हैं उनको जो है उनको जो है क्राइटेरिया में लिया जाता है कि वो लोग लिख या पढ़ सकते हैं या नहीं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेंसस ए पर्सन इज डीम्ड लिटरेट इफ ही और शी कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने बताया आपको कि अगर कोई आदमी
अगर अब इंडिया के जो 22 जो 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है उसके बारे में, किसी भी लैंग्वेज के बारे में अगर वो पढ़ या लिख सकता है तो उसे जो है लिटरेट माना जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 3 भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा कहता है फैक्ट दैट अ डिस्ट्रिक्ट हैज अटेंड 100% लिटरेसी डज नॉट मीन दैट द एंटायर पॉपुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट इज लिटरेट। ये स्टेटमेंट भी सही है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति उस स्टेट का जो है पढ़ा लिखा है। तो हो सकता है कि अबव 60 के लोग जो है वो पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि जो जब ये लिटरेसी का जो काउंटिंग होता है उसमें जो है क्राइटेरिया रखी जाती है कि इतने से इतने वर्ष के लोगों को ही देखना है कि ये लोग लिख या पढ़ सकते हैं या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये इस क्वेश्चन में कहता है कि जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है, जो प्रेसिडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उस हिसाब से सबसे पहले कौन होता है, सबसे लास्ट में कौन होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में को बताना है। तो सबसे पहले आते हैं जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद आते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फिर आते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बाद आएंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर आएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फिर आएंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अशोक मेहता कमेटी ने किस बात पे ज़्यादा इम्फेसिस किया था। तो उन्होंने मंडल पंचायत के बारे में जो है ज़्यादा इम्फेसिस किया था। हम लोगों ने 73rd अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन जो सीरीज था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अशोक मेहता कमेटी जो है वो मंडल पंचायत से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स whenever they come into conflict। यानी कि कल वाले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस केस में ये बताया गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको फंडामेंटल राइट से ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी किसी केस में जब दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसे जो है बताया गया था। और तो आपको याद रखना है कि 47 अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये बताया गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे उसे जो है फंडामेंटल राइट से ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा व्हेन एवर दे कम इन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से किस केस के लिए जो है लोक अदालत का गठन किया जाता है। तो वो है मोटर एक्सीडेंट केसेज। ये मोटर एक्सीडेंट केसेज जो होते हैं उसके लिए जो है लोक अदालत का जो है गठन किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पेंशन केसेस के लिए जो है आप कैट में जा सकते हैं अगर पेंशन केस में कोई दिक्कत है तो। और डिस्प्यूट्स विद मोबाइल सेलुलर कंपनी के लिए आप अगर फंडामेंटल राइट से कोई भी अगर आपका उसमें अगर उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मोटर एक्सीडेंट केसेस के लिए जो है लोक अदालत का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंडर विच वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क्स। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फंक्शनिंग ऑन अ परमानेंट फुटिंग सिंस 1961। यानी कि जो सेंसस जो है वो ऑर्गेनाइज बेसिकली कौन सा डिपार्टमेंट करता है, कौन सा जो मिनिस्ट्री करता है, वो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है सेंसस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कल आने वाले वीडियो में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस तरह से 75 क्वेश्चन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। थैंक यू।